morning my dear students. How are you all? होप सो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और सेफ होंगे। आप सबको पता है कि फिर से लॉकडाउन लग गया है। कोविड जो है उसने कुछ ज़्यादा ही अपना कहर दिखा दिया है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन आप सभी सेफ रहेंगे, अपना केयर करेंगे और घर पे रहेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी सुरभि पाठमाला का पाठ 2। टॉपिक क्या है? घाघ और भेड़ुरी। टॉपिक क्या है? घाघ और भेड़ुरी, जो ये क्या है? कहानी है, ठीक है। घाघ और भेड़ुरी एक कहानी है। जैसे कि आप सभी अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि बहुत पहले जब आप सभी पैदा नहीं हुए थे, तब की बात है, हम भी नहीं इवन पैदा नहीं हुए थे, तब ये जो था साइंटिस्ट इतने नहीं थे कि और टेक्निकल ने इतने ज़्यादा विस्तार नहीं किया था कि वो बता सकते कि कब बारिश होगी। मतलब वेदर के बारे में, मौसम के बारे में बताना बहुत मुश्किल था। उस समय सभी अपने एक अनुमान के, अपने अनुभव, अपने अनुमान के अकॉर्डिंग जानवरों की हाव भाव, पक्षियों की हाव भाव को देखकर, दिशाओं को देखकर बताते थे कि वेदर, मौसम कैसा रहेगा, कब बारिश होगी, कब अकाल होगा, कब सुकाल होगा, मतलब कब हरियाली रहेगी, हरी भरी रहेगी हमारी प्रकृति, और कब बेजान सी हो जाएगी। ये सारी जानवरों पक्षियों को देखकर, ठीक है, बताया जा सकता था। लेकिन अभी तो टेक्निकल है, बहुत सारे टेक्निकल ने आविष्कार कर लिए जिसके आधार पर हमें पता चलता है। तो ये जो कहानी है घाघ और भेड़ुरी, इसी पर आधारित है, ठीक है, जिसमें एक घाघ नाम का जिसमें एक महापंडित थे जिनका नाम क्या था? घाघ, जिसके बारे में हम, ये जो घाघ है वो एक पंडित है जिसके बारे में हम इस चैप्टर पे पढ़ेंगे। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं, ठीक है। कई वर्षों पहले घाघ नाम के एक महान ज्योतिषी थे, महान पंडित थे। वे पोथी पत्री वाले ज्योतिषी नहीं थे। आजकल के पंडित जी जो होते हैं वो उनके पास बुक होती है, किताब होती है, जिससे वो देखकर सब चीज़ बताते हैं। लेकिन ये जो घाघ था उसके पास ऐसी कोई भी पुस्तकें नहीं थी, पोथी पुराण नहीं थी जिससे वो देखकर बताते। वे केवल क्या करते थे? आकाश और पशु पक्षियों की चाल ढाल देखकर बता देते थे कि वर्षा होगी कि नहीं होगी। उसी के आधार पर वे देश में अकाल होगा या सुकाल की भविष्यवाणी करते थे। मतलब प्रकृति हरी भरी रहेगी, वर्षा होगी कि वर्षा नहीं होगी, इसकी भविष्यवाणी कर देते थे। उन दिनों मौसम की जानकारी देने वाले यंत्र तो थे ही नहीं। आज हमारी युग में बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जो मौसम के बारे में, कभी भूकंप आने वाला है, कहीं पे बाढ़ आने वाला है, इवन बिना मौसम बरसात भी होता है। अचानक तो बोलते हैं कि दक्षिणी एरिया से आ रहा है, वहाँ से कुछ तूफान आया है जिसका असर हमें दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में आया है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी यंत्र नहीं था, इसीलिए इस विद्या का बहुत ज़्यादा महत्व था। उस समय इन्हीं चीज़ों को बहुत महत्व देते थे कि अगर कोई सही अनुमान लगाकर बता दे कि बारिश होगी कि नहीं होगी या मौसम कैसा रहेगा, उसको बहुत महत्व दिया जाता था। फिर भी घाघ को, पेज टर्न कर लेंगे आप सभी, पेज नंबर 10 ओपन करेंगे। फिर भी घाघ को सभी, अब फिर भी क्या होता था? फिर भी घाघ को अपनी जन्मभूमि में वह मान सम्मान नहीं मिला। इतना जानकार होने के बावजूद भी घाघ को अपनी ही जन्मभूमि में कोई मान सम्मान नहीं मिला। वो इतने बड़े ज्योतिषी को मिलना चाहिए था, वो उसे नहीं मिला। दुखी होकर घाघ जो है वो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर, जन्मभूमि जहाँ हम पैदा होते हैं उसे छोड़कर वो कहाँ चले जाते हैं? धारा नगरी को चले जाते हैं। वहाँ राजा भोज राज करते थे,
ठीक है। धारा नगरी में राज कौन करता था, वहां का राजा कौन था, राजा भोज। वे बहुत बड़े उदार थे और गुणी लोगों का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। उन्होंने घाघ का बहुत स्वागत किया, उन्हें राज ज्योतिषी का पद देकर अपने यहाँ रख लिया। राजा भोज जो था, उन्होंने घाघ को राज ज्योतिषी का पद देकर अपने राजमहल में रख लिया। ठीक है। राजा भोज के दरबार में और भी बहुत सारे ज्योतिषी थे। ठीक है, उनके दरबार में बहुत सारे ज्योतिषी थे। जब उन्होंने देखा कि एक बाहरी आदमी राजा का क्या बन गया है, कृपा पात्र बन गया है। ठीक है, राजा का कृपा पात्र बन गया है, अर्थात कृपा पाने लग गया है। तो जो राजमहल में, राज दरबार में जो और ज्योतिषी थे, जब वो देखते हैं कि बाहर का एक आदमी आकर राजा का कृपा पात्र हो गया है, बन गया है, तो उन बाकी राज ज्योतिषियों को बहुत ईर्ष्या होने लग गई। किससे, घाघ से जलन होने लग गई। लेकिन राजा के डर से वे कुछ नहीं कर सक रहे थे और ना ही कुछ कर सके और ना ही कुछ कर पाए। ठीक है, बाकी ज्योतिषी से वो घाघ से ईर्ष्या तो करने लगे, नफरत तो करने लगे, लेकिन राजा के डर की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, वो कुछ कह भी नहीं सक रहे थे। ठीक है, एक बार की बात है, एक बार क्या होता है, 2 साल तक लगातार वर्षा नहीं हुई। ठीक है, जो धारा नगरी थी वहां पर 2 सालों तक वर्षा नहीं हुई। लोगों को लगा कि अकाल पड़ने वाला है। ठीक है, राजा भोज को चिंता होने लग गई कि उसकी नगरी में अब क्या नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी। उन्होंने अपने राज्य के सभी ज्योतिषी को बुलवाया और उनसे वर्षा का अनुमान लगाने के लिए किया। कहा, राजा भोज जो थे अपने सारे ज्योतिषी को बुलाया और कहा कि अनुमान लगा के बताइए कि इस साल, इस वर्ष वर्षा होगी कि नहीं होगी। सभी ज्योतिषियों ने अपनी अपनी पोथी पत्री देखी, जो उनके पास किताब थी उसे खोली और देखी, मिलकर विचार किया और राजा, सभी ने मिलकर सोचा विचारा और राजा से क्या कहा कि राजन, इस वर्ष तो वर्षा का कोई योग ही नहीं है। आने वाले समय में राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा अकाल पड़ने वाला है। इस साल तो वर्षा होगी ही नहीं। राजा भोज को काटो तो खून नहीं, अर्थात काटो तो खून नहीं, यह एक कहावत है। ठीक है, तो बहुत चिंतित कर देते हैं राजा को। अकाल तो सब कुछ तबाह कर देगा। ठीक है, पर वह करे तो क्या, वर्षा का न होना उसके हाथ में तो था नहीं। परेशान होकर राजा भोज जो थे वो घाघ की ओर देखा और पूछा, पंडित जी आपकी क्या राय है। अब जब बाकी ज्योतिषियों ने कहा कि वर्षा नहीं होगी तो राजा भोज जो थे वो बहुत परेशान हो जाते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बेचारे क्या करें। अंत में वो घाघ से कहते हैं कि आप बताइए वर्षा होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो घाघ जो है वो प्रकृति से बताता था, प्रकृति को देखकर घाघ ने प्रकृति और आसमान को गौर से देखा, ध्यान से देखा और हिसाब लगाया। उसके अनुसार वर्षा का योग था, बारिश होने वाली थी। उनके अनुसार वर्षा का योग बनता था। अब घाघ जो है उन्होंने सोचा, इतने बड़े ज्योतिषी एक स्वर से कह रहे कि वर्षा नहीं होगी, इसलिए अपनी बात एकदम से अपनी बात नहीं कह देनी चाहिए। घाघ अब सोचने लगता है कि इतने सारे बड़े बड़े ज्योतिषी जो हैं वो कह रहे हैं कि बारिश नहीं होगी, तो मैं अपनी बात ऐसे कैसे कह दूं। अब वो सोच में पड़ जाता है, इसीलिए अपनी बात एकदम से नहीं कह देनी चाहिए। सोचता है एक बार फिर से हिसाब लगाकर देख लेना चाहिए और कहता है कि मैं एक बार और हिसाब लगाता हूँ, एक बार और अनुमान लगाता हूँ, फिर कुछ बोलूंगा। साथ ही पशु पक्षियों की चाल ढाल भी देख लेनी चाहिए। क्या कहते हैं कि साथ में पशु पक्षियों की चाल ढाल को भी मैं देख लेता हूँ। ठीक है, बहुत से पशु पक्षी ऐसे होते हैं जिन्हें वर्षा होने का पहले से ही आभास हो जाता है। मैं बताई ना बहुत पहले कि जो व्यक्ति थे वो पशु पक्षियों को देखकर बता सकते, उनकी चाल ढाल से
पता चल जाता है कि बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, वर्षा होने से पहले उसकी चाल ढाल और बोली में अंतर आ जाता है। ठीक है, जो पशु पक्षी होते हैं उनके चाल ढाल में, उनकी बोली में अंतर आ जाता है अगर वर्षा होने वाली होती है तब। यह सोचकर घाघ ने राजा भोज से एक दिन का समय मांगा। घाघ जो है जंगल में चला गया। घूमते घूमते उन्हें एक गधा दिखाई दिया। घाघ को एक गधा दिखाई देता है। ठीक है, उसके कान जो है वो नीचे लटके हुए थे। गधा का कान जो था वो नीचे लटका हुआ था। तो गधे का कान नीचे लटके रहना वर्षा होने का सूचक होता है, पहचान होता है। घाघ को लगा उनका हिसाब सही था। घाघ को लगता है कि गधे को देखकर लगता है कि उसने सही अनुमान लगाया है। कुछ सोचते हुए घाघ जो है वो थोड़ा आगे बढ़ता है। आगे चींटियों का बहुत बड़ा दल अपने मुंह में अन्न के कण दबाए तेजी से अपनी बाबी की ओर बढ़ रहा था। बाबी मतलब जहाँ चींटियों का बिल वो रहता है ना, जो अपना घर बनाकर उसे बाबी कहते हैं। तो घाघ क्या देखता है कि जो चींटियों का दल है वो अपने मुंह में अन्न का कण दबाए हुए अपनी घर की ओर जा रहे हैं। कुछ और आगे जाकर देखता है चिड़िया जो है वो धूल में नहाती रहती है। फिर उन्होंने क्या देखा, फिर घाघ ने क्या देखा, चीलों का जो झुंड है, चील का झुंड गोला बनाकर आकाश की ओर बढ़ता जा रहा है। घाघ को अपने गणित पर पहले से ही विश्वास था। अब वह विश्वास और भी पक्का हो गया था। गधे को देखकर, चींटियों को देखकर और चीलों के झुंड को देखकर, चिड़ियों को देखकर घाघ का जो अनुमान था वो पक्का हो गया था। लेकिन दूसरे ज्योतिषियों ने वर्षा न होने और अकाल पड़ने की बात इतनी दृढ़ता से, इतनी सच्चाई के साथ कही थी कि घाघ के मन में अब भी संशय था, अब भी असमंजस बना हुआ था। ठीक है, अभी भी संदेह बना हुआ था। संशय का अर्थ होता है संदेह। तो इतने बड़े बड़े ज्योतिषियों ने कहा था, इसलिए घाघ के मन में अभी भी क्या था, घाघ के मन में अभी भी संदेह बना हुआ था कि वह उसका अनुमान सच है कि नहीं। ठीक है, और वो सोचते हैं कि अभी कुछ और जांच कर लेता हूँ। 2-4 कदम आगे बढ़ने पर उन्हें एक नाला मिलता है। ठीक है, 2-4 कदम आगे बढ़ने पर उन्हें नाला मिलता है। उसके इस पार एक लड़की कुछ बकरियां चरा रही थी। ठीक है, नाले के इस पार एक लड़की जो थी वो क्या कर रही थी, बकरी चरा रही थी। और नाले की दूसरी ओर एक बूढ़ा आदमी जो था वो गाय भैंस चरा रहा था। नाले के एक साइड में लड़की थी जो बकरी चरा रही थी और दूसरी ओर एक बूढ़ा आदमी था जो गाय भैंस को चरा रहा था। अचानक लड़की चिल्लाकर बोलती है, क्या कहती है, बाबा पशुओं को लेकर जल्दी इस पार आओ, बड़े जोर से पानी बरसने वाला है। ठीक है, लड़की क्या कहती है कि बाबा जानवरों को, पशुओं को लेकर नाले के इस पर आ जाओ, बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। ओके, फिर क्या होता है, गाय नाला पार नहीं कर सकी, बाबा पशुओं को लेकर इस पार आ गए। ठीक है, गाय जो थी वो नाला पार नहीं कर सकी, बाबा पशुओं को लेकर इस पार आ गए। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि बारिश होने वाली है? उस बाबा जो थे उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि बारिश होने वाली है? तो लड़की ने कहा, बाबा नाले में टिटहरी ने अंडे दे रखे हैं, नाले में टिटहरी ने अंडे दे रखे हैं। वह घबराई हुई है, जो टिटहरी है वो घबराई हुई है और अंडों को उठाकर दूसरी जगह ले जा रही है। देखो वो कितनी आवाज भी कर रही है, और आप देखो जरा कि जो टिटहरी है वो बहुत आवाज कर रही है। इससे मालूम होता है कि वर्षा होने वाली है। ये तो मैं भी सुनी हुई हूँ। एक बार मैं गाँव गई थी ऐसे घूमने के लिए, तो जब बारिश होती है उस समय ना बहुत आवाज आती है। आप लोगों में से किसी ने भी सुना होगा या अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि उनको भी पता होगा ये चीज, बारिश के समय आवाज आता है टिटहरियों का। ठीक है, अब इन सबको देखकर
बाबा और लड़की की आवाज सुनकर घाघ को अपने हिसाब पर तनिक भी संदेह नहीं रहा। उसने जो अनुमान लगाया था उस पर उसे पूरा भरोसा हो जाता है। वह अपने घाघ नगरी को धारण नगरी को वापस लौट आया। अगले दिन जब राज दरबार लगा तो घाघ ने राजा से कहा कि आप चिंता मत करिए राजा साहब, वर्षा होगी और शीघ्र होगी। राजा ने कहा, यह आप कैसे कह सकते हैं? जब घाघ ने राजा से कहा कि बारिश होगी और बहुत जल्दी होगी, तब राजा जो है घाघ से कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि बारिश होगी? आसमान में न तो बादल है न बिजली है, तब पानी कहाँ से आएगी? तब घाघ ने पूरे विश्वास के साथ कहा, मैं कहता हूँ कि वर्षा होगी और मूसलाधार होगी। इतना कहकर घाघ जो था वो अपने घर चले गया। रात होती है, घाघ की निगाह आकाश पर टिकी हुई थी। घाघ जो था वो लगातार आकाश की ओर देख रहा था। थोड़ी ही देर में चारों ओर से बादल घिरने लगे। घाघ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, वो बहुत खुश हो गया। कुछ ही देर में मोटी मोटी बूंदें भी पड़ने लग गई। थोड़ी ही देर में बारिश होने लगी। इसके बाद इतने जोरों का पानी पड़ा कि नदी, ताल, तलैया सभी उफान मारने लग गए, सभी भर के बाढ़ आ गई। धरती की प्यास जो थी वो बुझ गई, क्योंकि 2 सालों से धरा नगरी में बारिश नहीं हुई थी। राजा का डर दूर हो गया। ठीक है, आगे क्या होता है? दातुर बोलने लगे। दातुर, दादुर, दादुर का अर्थ होता है दादुर। दादुर का अर्थ क्या होता है? मेढा। दादुर का अर्थ होता है मेढा। ठीक है, मेढक बोलने लगे। पपीहे जो थे पीहू पीहू कर चिल्लाने लगे। चारों ओर खुशियों की लहरें दौड़ने लग गई। राजा ने प्रसन्न होकर सभा बुलाई। बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी राज दरबार पे सबको बुलाते हैं। घाघ को भी बुलाया गया। घाघ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, जब घाघ जो है वो सभा में बैठे सबसे कहते हैं कि याद रखिए, हमारे जो पशु पक्षी ऐसे यंत्र है। क्या कहते हैं कि हमारे जो पशु पक्षी हैं वो एक ऐसे यंत्र है जो कभी भी झूठ नहीं कहते हैं। उन्हें ठीक से जानने पहचानने की हमें जरूरत होती है। हमारे जो पशु पक्षी है वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। एक ऐसा यंत्र है जो कभी झूठ नहीं बोलता, जिसे सिर्फ हमें जानने और पहचानने की जरूरत है। उनकी बोली हम भले ही ना समझें, हम जब पशु पक्षियों की बोली नहीं समझ सकते, लेकिन उनके हाव भाव, उनकी जो चाल ढाल है, बहुत कुछ हमें बता देती है। राजा ने घाघ को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। राजा जो थे वो घाघ से प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया। घाघ को जो लड़की नाले में मिली थी, अब सोचो घाघ को जो लड़की नाले में मिली थी वो कौन थी? उसका नाम था भेड़ुई। उसका नाम क्या था? भेड़ुई। घाघ महान पंडित था, भेड़ुई वो लड़की थी। घाघ ने भेड़ुई से विवाह किया। ठीक है, जो घाघ था उसने भेड़ुई नाम की लड़की से विवाह किया। ये वही घाघ और भेड़ुई है जिनके ऋतु संबंधी दोहे और सूक्तियां आज भी हिंदी साहित्य में हमें मिलती है। ठीक है, ये घाघ और भेड़ुई वही है जो ऋतु संबंधित, ये जो दोनों है ऋतुओं के लिए बहुत सारे दोहे हैं, इनके बहुत सारी सुंदर सुंदर कविताएं भी हैं। ठीक है, जिसे पढ़कर हम बहुत खुश हो जाते हैं। किसान उनके आधार पर मौसम का अनुमान लगाते हैं और जो उन्होंने सूक्तियां दी हैं, जो कविताएं लिखी हैं ऋतु से संबंधित, उन्हीं के आधार पर किसान जो है वो अपना अनुमान लगाते हैं। आज मौसम विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है ना। वेदर से रिलेटेड बहुत सारे साइंटिस्ट ने आविष्कार किए हैं, वैज्ञानिकों ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, लेकिन
किसानों को आज भी घाघ और भेड़ूरी के दोहों पर ज्यादा विश्वास है। जो किसान हैं उन्हें आज भी घाघ और भेड़ूरी की जो दोहे हैं उन्हीं पर उन्हें ज्यादा विश्वास है। घाघ पर एक दोहा, ठीक है, घाघ पर एक दोहा आपकी पुस्तक में दिए है, जब बरसेगा उतरा नाज न खाए कुतरा। एक दोहा है जो घाघ ने दिया है, घाघ और भेड़ूरी का एक दोहा है। क्या है? जब बरसेगा उतरा नाज न खाए कुतरा। इसका अर्थ क्या होता है? अधिक यदि उत्तरा नक्षत्र में वर्षा होगी तो अधिक अन्न होगा कि उसे कुत्ते भी नहीं खा सके। अर्थात बहुत ज्यादा अधिक अन्न होगा, बहुत ज्यादा वर्षा होगी तो बहुत अन्न होगा जिसे हम खा भी नहीं सकेंगे। इतना ज्यादा अगर उत्तरा नक्षत्र में वर्षा होती है तो बहुत ज्यादा अन्न होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो पाठ है घाघ और भेड़ूरी, यह पाठ जो है वो समाप्त होता है। तो एक बार मैं आप लोगों को और इसकी सारांश बता देती हूँ शॉर्ट पे। ठीक है, घाघ एक महान पंडित था जो पशु पक्षियों के हाव भाव की चाल ढाल को देखकर वर्षा के बारे में बताता था कि वर्षा होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो जो घाघ था वो अपने जन्मभूमि से प्रसन्न न होकर धरा नगरी चला जाता है, जहां पर राजा कौन होता है? राजा भोज। और उन्होंने उसे घाघ को राज ज्योतिषी के रूप में स्वीकार किया। राज ज्योतिषी अपने राज दरबार का राज ज्योतिषी बनाया। ठीक है, और एक धारा नगरी में 2 साल से वर्षा नहीं हुई थी। तब राजा भोज ने बाकी जो और भी राज ज्योतिषियों से पूछा कि इस साल बारिश होगी नहीं, तो सबने कहा नहीं होगी, लेकिन केवल घाघ ही ऐसा था जिसने कहा कि बारिश होगी और अपने अनुमान को सच साबित करने के लिए जंगल में जाकर गधे को देखता है, चिड़ियों को देखता है, चींटियों को देखता है, चीलों को देखता है, साथ ही साथ भेड़ूरी की बातें को भी सुनता है। जब बकरी चराते हुए अपने बाबा से कहती है कि जानवरों को इस पार ले आओ, वर्षा होने वाली है, टिटहरियां जो है वो आवाज कर रही है, अंडे देने वाली है, कितनी डरी हुई है। तो इन सबको देखकर घाघ को यकीन हो जाता है कि वर्षा होगी और आकर राजा भोज से कहता है कि वर्षा होगी, और वही होता है, बहुत तेज बारिश होती है। ठीक है, राजा बहुत खुश होता है और घाघ को पुरस्कार देकर सम्मानित भी करते हैं। अंत में घाघ का विवाह भेड़ूरी नाम की लड़की जो बकरी चरा रही थी, उसका नाम था भेड़ूरी, से होती है। घाघ और भेड़ूरी की बहुत सारी कविताएं, दोहे आज भी हैं, आज भी बहुत प्रशंसा योग्य है। आज भी किसान जो है इन्हीं के दोहों से अनुमान लगाते हैं कि नो डाउट साइंटिस्ट ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं वेदर के लिए, लेकिन आज भी किसान जो है इन्हीं के दोहे के आधार पर मौसम की जानकारी, मौसम के बारे में अनुमान लगाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो पाठ है पूर्ण होता है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो जैसे इसमें हम शब्दार्थ देख लेते हैं। ज्योतिषी हम किसे कहते हैं? जो नक्षत्रों के अनुसार समय के अच्छे बुरे चीजों के बारे में भविष्यवाणी करता है। ठीक है, भविष्यवाणी किसे कहते हैं? यह बताना कि आगे क्या होने वाला है, भविष्यवाणी होने वाला है, बोलते हैं भविष्यवाणी में, मतलब भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में बताने वाला। यंत्र मतलब क्या होता है? मशीन। राजन का अर्थ होता है राजा को संबोधित करने के, उन्हें पुकारने के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं राजन। वर्षा का योग का अर्थ होता है संभावना, वर्षा होने की संभावना। मोहलत का अर्थ होता है अवकाश। दादुर का अर्थ होता है मेंढक। सुक्तियां का अर्थ सुंदर वाक्य। कृपा पाने योग्य।
गौर से अर्थात ध्यान से, आभास मतलब अनुमान लगाना, संशय संदेह, पुलकित होना अर्थात आनंदित होना, बहुत खुश होना, विभोर लीन होना, किसी चीज में पूरी तरीके से लीन हो जाना, खो जाना। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क है फर्स्ट श्रुतलेख। श्रुतलेख 3 टाइम। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे। सेकंड है पाठ पुनः पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग पाठ पढ़ेंगे, श्रुतलेख करेंगे, उसके नीचे फिर कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे। सबसे पहला इस पाठ को फिर से पढ़ेंगे एक बार, उसके बाद श्रुतलेख में जो वर्ड दिया है, क्या दिया है? ज्योतिषी, भविष्यवाणी, मान सम्मान, कृपा पात्र, ईर्ष्या, संभावना, प्रकृति, संदेह, मूसलाधार, संबोधित, तरक्की। जो श्रुतलेख का शब्द है 3 बार लिखने के बाद आप कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे। ओके, सो आज का क्लास हमारा यहीं तक समाप्त होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।